हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स में। इसमें दोस्तों हम माइलस के नियम को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम बात करेंगे माइलस का नियम। लिखिए, माइलस का नियम क्या होता है। माइलस का नियम, इस नियम के अनुसार जब पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक यानी कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश है किसी विश्लेषक पर गिरती है या फिर एनालाइजर पर गिरती है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता को हम आई से डिनोट करेंगे। प्रकाश की तीव्रता आई कॉस स्क्वायर थीटा के अनुपाती होता है, जहाँ थीटा क्या है, यह ध्रुवक, जो थीटा है वह ध्रुवक तथा विश्लेषक के संचर तल के बीच का कोण है। यानी कि थीटा जो है वह ध्रुवक और विश्लेषक के संचरण तल के बीच का कोण होता है। जैसे ये मान लीजिए, ये हो गया हमारा विश्लेषक और ये हो गया हमारा ध्रुवक, उसके बीच का ये जो कोण होगा थीटा, यही हमारा इसका कोण है थीटा। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, आगे है, यदि आई नॉट क्या है, यहाँ पर आई नॉट जो है वह विश्लेषक पर गिरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। आई नॉट जो है वह विश्लेषक पर गिरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, और तथा जो आई है वह विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता है। आई नॉट क्या होगा, विश्लेषक पर गिरने वाली समतल ध्रुवित की तीव्रता होगी, प्रकाश की तीव्रता, और आई जो होगा वह है विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता होगी। और जो माइलस का नियम है, वह माइलस का नियम जो होता है वह है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और जो थीटा है वो हमारा डिग्री होता है कि कितने डिग्री पर ये ध्रुवक और विश्लेषक तल हैं। अब विशेष स्थितियों पर इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री, अर्थात ध्रुवक तथा विश्लेषक तल आपस में समांतर होंगे, यानी कि आपस में समांतर होंगे, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अब हम माइलस का नियम का जो सूत्र होता है, आई बराबर, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा का मान कितना था दोस्तों, थीटा का मान यहाँ पर आप देखिए 0 डिग्री है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 डिग्री लिख देंगे, कॉस 0 डिग्री। उसके बाद आई बराबर लिख देंगे, फिर आई नॉट आएगा, आई नॉट लिख देंगे यहाँ पर आगे। उसके बाद कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। अब हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आई बराबर आई नॉट, यानी कि जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वह अपरिवर्तित रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। जब 0 डिग्री और 180 डिग्री ध्रुवक और विश्लेषक आपस में समांतर होंगे तब ऐसी कंडीशन होगी कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी। अब अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात ध्रुवक तथा विश्लेषक तल आपस में लंबवत हो, यानी कि इस प्रकार हैं, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इसको मान लिया हमने ए को विश्लेषक तल और बी को मान लिया हमने ध्रुवक तल। अब ये क्या है, आपस में लंबवत हैं, तब माइलस का सूत्र लिखेंगे, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर 0, थीटा का मान जो है वह है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब हम कॉस 90 डिग्री के जगह पर हम 0 को पुट कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट लिख देंगे। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, 0 लिख देंगे। अब 0 से किसी भी संख्या का किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम इस प्रकार जानते हैं हमारा आएगा आई यानी कि विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, आई बराबर जो होगा वो 0 होगा, यानी कि अतः निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वह होगी 0। निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश अध्रुवित हों, यानी कि
जब विश्लेषण पर पड़ने वाले जो प्रकाश होंगे वह आध्रुवित होंगे तो क्या होगा, तब होगा I बराबर 1/2 I0। यह था मैलस का नियम। अब हम आगे देखेंगे स्नेल के नियम को। स्नेल के नियम को स्पष्ट कीजिए कि स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम कहता है, वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्नेल का नियम जो है वह है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा निश्चित तरंग दैर्ध्य प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का जो अनुपात होगा वह एक नियतांक होता है। यानी कि किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होगा वह उसके अनुपात का एक नियतांक होता है। यदि मान लिया मैंने, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तब क्या होगा, तब साइन I अपान साइन R बराबर नियतांक। अब यहाँ पर देखिए साइन I बराबर साइन R नियतांक आ गया। अब इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि ये जो नियम है साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक, यह एक स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको कहते हैं स्नेल के नियम को। यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित करते हैं तब क्या होगा, तब अपवर्तनांक होगा n1। जो n है वह सापेक्ष है, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी कि 1n2 से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा नियतांक है वह निकल कर आया n1n2, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो हमारा क्या सूत्र बनेगा स्नेल का नियम, हमारा स्नेल का नियम जो होगा वो होगा साइन I बटे साइन R बराबर 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाए तो प्रकाश के उत्क्रमणीय के सिद्धांत से क्या होगा, तो जब प्रकाश का मार्ग जब उल्टा हो जाएगा तो यह ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। यानी कि साइन I बटे साइन R बराबर 1/1 अपवर्तनांक 2 है, तो वह हो जाएगा जब प्रकाश की मार्ग उल्टी हो जाएगी तब क्या होगी, साइन I के जगह पर साइन R हो जाएगा, फिर बटे में साइन I की जगह पर साइन R की जगह पर साइन I हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर लिखा था पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जब प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाएगा तो हम लिख देंगे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जानते हैं, चूँकि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इसको हम अगर पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक के बराबर लिखें तो क्या होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लिखेंगे और ये जो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक है ये यहाँ पर 1 के नीचे आएगा लेकिन अपान में आएगा। तो हम लिख देंगे 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक के बराबर होगा। यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होगा दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए यदि तीनों माध्यम पहला दूसरा व तीसरा हो, यानी कि 1 2 व 3 हो, तब क्या होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक गुणे तीसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, और इस तीनों का अपवर्तनांक के बराबर होगा 1। इनका जो योग निकल कर आएगा वो आएगा 1, यानी कि नियतांक। यदि माध्यम एक वायु हो, यानी कि ये जो 1 है वह वायु हो तथा जो दूसरा है वह जल हो तथा तीसरा जो है वह कांच हो, तीसरा वाला कांच हो, तो हम किस प्रकार लिखेंगे, तब हम लिख देंगे
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1। अब हम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बचा और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बचा। अब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो इसलिए आएगा यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष ग्लास के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आएगा। यही हमारा जो है वह हमारा स्नेल का नियम है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।